करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, अब पहली दफा होगा कि मैं मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ाते हुए थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में चला जाता हूँ सिलेबस के, क्योंकि नॉर्मली हम जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होते हैं साल के दरमियान में तो उसकी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब चूंकि हम साल क्लोज करने जा रहे हैं तो जब वर्ड मैक्रोमोलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं तो कुछ बातें मैं आपको साइड में बताऊं अलग से, ताकि पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू मिल जाए, क्योंकि एमसीक्यू में बच्चे गलतियां करते हैं। देखो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल का जो मतलब है वो सीधा सीधा क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े बड़े साइज के हिसाब से, अपने मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ये मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लार्जर मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स को आप मैक्रो मॉलिक्यूल का वर्ड दे देते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल कोई बहुत रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो बड़े हैं, जिनको हम बड़ा कहते हैं, तो उसको जरा समझना है कि वो आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि हमारे सिलेबस में एक तो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के अलावा भी ओवरऑल पूरे सिलेबस में कैटेगराइजेशन करनी है। बेटा, आयोनिक कंपाउंड सबसे पहले आ गए, आयोनिक कंपाउंड। ये मैं सिलेबस के हिसाब से कैटेगराइज कर रहा हूं ताकि बात और मजीद क्लियर हो जाए। बेटा, सिलेबस में जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहां हम पढ़ते हैं कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। होता क्या है कि मैक्रोमोलिक्यूल का वर्ड यहां आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वही मैक्रोमोलिक्यूल होंगे। मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं कि मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल। और मेरा बच्चा, बड़े मॉलिक्यूल सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि कुछ और भी है, उनकी भी बात करना जरूरी है। तो लार्जर मॉलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सिलेबस के हिसाब से चले तो वो आ जाता है आयोनिक कंपाउंड। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, आप जानते हैं आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड, जैसे NaCl है, CaCl2 है, या MgO है, या Al2O3, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जो आयोनिक हैं, ये सारे ही मैक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं। ये सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें हजारों आइंस, हजारों पॉजिटिव और हजारों नेगेटिव आइंस एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए होते हैं। तो दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है जी। तो अगर ऑप्शन में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जाइंट मॉलिक्यूल, तो आप आयोनिक को कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज all ionic compounds are giant structures, all ionic compounds are macromolecules। ये मैं सिलेबस को पूरा कवर कर रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में। तो दूसरी कैटेगरी में आप आ जाते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या था, आपने पढ़ रखा है डायमंड और ग्रेफाइट। क्या पढ़ा हुआ है बेटा, डायमंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ये भी क्या है, अवेस, चाइना, ये भी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। डायमंड में हजारों कार्बन एक दूसरे के साथ। डायमंड और ग्रेफाइट में क्या जी बेटा, ये आप करवाने वाले हो ना, जाइंट स्ट्रक्चर्स में भी रहता है। अभी छोड़ो इनके डिफरेंस, अभी मेरी बात मान लो ना, बस मेरी बात सुन लो बस। ये मैंने कुछ बच्चों को करा दिया, कुछ का रह गया। तो आयोनिक कंपाउंड सारे के सारे पहले समझ लो कि जाइंट आते हैं। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है सबका स्ट्रक्चर जाइंट है, सब बड़े होते हैं, कोई भी छोटा कंपाउंड नहीं है। नन इज, नो एक्सेप्शन इज देयर। फिर आ गए आप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमारी बुक में दो एग्जांपल्स है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों जाइंट स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल हैं, दोनों मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल है, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी, दो बातें हो गई। तीसरा आ गया सिलिकॉन के दो स्ट्रक्चर। हमारे सिलेबस में सिलिकॉन के भी दो स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से, एक है हमारे पास खुद सिलिकॉन, एक सिलिकॉन है, बल्कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, सिलिकॉन के दो स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। सिलिकॉन के एक को हम कहते हैं सिलिकॉन और एक को हम कहते हैं सिलिका। स्क्रीन आ रही, चली गई? चली गई। एक मिनट रुको, दोबारा आ जाए तो बताना। सिलिकॉन आ गई बेटा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक तो हमारे सिलेबस में जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो सारे जो है वो जाइंट है। दूसरा कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट जो एलोट्रोप्स हैं वो जाइंट है। इसी तरह सिलिकॉन के भी दो कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, एक है सिलिकॉन। आप जो गाड़ियों का काम कराते हैं उनको पता है सिलिकॉन क्या है। मैं गाड़ियों का इल्म रखने वाले देखा है, गाड़ियों में जो भी फिटिंग हो रही होती है वो सिलिकॉन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, है जी। गाड़ी वाला कोई बंदा है, गाड़ी में शीशा लगाना हो, गाड़ी में कुछ करना हो, वो सिलिकॉन लगाओ, सिलिकॉन लगाओ, दैट इज सिलिकॉन। ठीक है ना जी बेटा, अवेश क्या कह रहे हो? सर, आगे जो फ्रंट की विंड स्क्रीन है वो भी सिलिकॉन से ही लगती है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, सिलिकॉन। और दूसरा है सिलिका।
सिलिका, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ये दोनों भी बेटा जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पढ़ा था ना, सिलिका। सिलिका वहां भी आया जी, हाँ। सैंड का नाम है ना, सैंड। सिलिका यस का जो कमर्शियल नेम है या कॉमन नेम है वो सैंड होता है। तो ये भी जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं। और उसके बाद लास्टली आ गए वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। जरा समझना बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल, चूंकि इस चैप्टर का नाम मैक्रो मॉलिक्यूल है और इस चैप्टर में फिर हम ऑर्गेनिक वैरायटी पढ़ते हैं, तो ऐसा बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल तो बस वही थे जो इस चैप्टर में पढ़े। नहीं नहीं भाई, बल्कि पूरे सिलेबस को अगर हम केमिस्ट्री को समझे तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, अतरूबा, जितने भी लाइबा, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, सारे लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे जाइंट स्ट्रक्चर हैं। दे ऑल आर मैक्रो मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर हम आ जाए कार्बन के एलोट्रॉप्स में, तो डायमंड और ग्रेफाइट, और सिलिकॉन में आ जाए तो सिलिकॉन और सिलिका, ये दोनों भी जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं। और उसके बाद फिर जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, वो भी जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सिलेबस के हवाले से अगर हम पूरी जजमेंट करके अपना कॉन्सेप्ट लिखें फ्लो चार्ट में, तो ये जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे सिलेबस में। इसके अलावा अगर कोई आ जाएगा तो वो जाइंट नहीं होगा, ठीक है ना। या अगर कोई नया आ गया तो वो एग्जामिनर बताएगा कि भाई ये भी ग्रेफाइट की तरह ही है, या ये लेट्स सपोज वो कहता है एक्स इज अ कंपाउंड विच इज जस्ट लाइक ग्रेफाइट। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि एक्स एक कंपाउंड है जो ग्रेफाइट की तरह है, तो तुम समझ जाओगे ना कि ये जाइंट होगा, यस और नो? यस यस सर। ठीक है ना। लेकिन अगर एक कंपाउंड रैंडमली आ गया कि एक्स इज अ कंपाउंड, बताइए जाइंट है या नहीं, तो बेटा ना एक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ना सिलिकॉन का कंपाउंड है, ना एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ना आयोनिक है, तो फिर डेफिनेटली आप कहोगे जाइंट स्ट्रक्चर नहीं है। इज दैट क्लियर? आपके सिलेबस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से अवैस, इंशरा, साद, माज, आपके सिलेबस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये शहीर अब्बासी, अतरूबा, सारे ये डिवीजन आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि मैक्रो मॉलिक्यूल में हर वो कंपाउंड आ जाता है जो कि बड़ा है। अब उसमें कैटेगरीज अगर बना लें तो आयोनिक कंपाउंड्स भी हैं, और फिर कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, सिलिकॉन के कंपाउंड्स हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनिक पॉलीमर है। अब चूंकि हम इस वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम इस चैप्टर में अब बात करने जा रहे हैं पॉलीमर की, ऑर्गेनिक पॉलीमर की। अब हम जब पॉलीमर की बात करते हैं, बेटा ये बात सबको क्लियर हो गई है? मुझे बताइएगा प्लीज। यस सर। जो राफे, Yes, सारिम, नजीर, अब्दुल्ला, जी, शाह, सर। जी, हलीमा कुछ बोल रहे हैं? नहीं तो अयान अंबल, बेटा बात समझ में आ गई है? अली फरहान, फरिया Yes, पराचा, sir. मनाइम दालिया, ये रोमान Yes, मोहसिन sir. कौन है? हु इज रोमान मोहसिन? ये फिर रोमान मेरी मोहसिन, दोस्त जिसने कल ज्वाइन किया था वही है। ये वो तुम्हारी दोस्त है? वो अली लड़की है, बच्ची है? हाँ, जिसने कल ज्वाइन किया था पहली तो ये बार। बच्ची माइक पे बोल नहीं सकती है भाई रोमान, माजरत के साथ। शी इज वेरी शाय। क्या है? बहुत शाय है। अबे मैं कोई निकाह थोड़ी पढ़ा रहा हूँ भाई, अल्लाह के बंदे। आई डोंट नो, मैंने उसको बोला। भाई हम थोड़ा सा दूसरे टाइप के बंदे, तो बोलेगी सर भाई क्लास में है तो बोलना पड़ता है, कोई रिश्ते थोड़ी देखने के लिए बैठे हैं कि जनाब शर्मा, इसमें शर्म आया कि कोई बात ही नहीं है। आप चैट पे तो आ जाओ, कम पता चले जिंदा बंदे मौजूद है क्लास में। बहरहाल चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे बच्चे अब अगला डेफिनेशन, हम चूंकि ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, तो अगले दो डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, वो है पॉलीमर और मोनोमर। अगले जो दो टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीमर और मोनोमर। बेटा अब यहाँ पर ये जो टर्म्स हम बोलने लगे हैं ना, ये टर्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर अप्लाई होते हैं, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स पर अप्लाई होते हैं। तो आए देखते हैं पॉलीमर। बेटा पॉलीमर को और मोनोमर को अभी मैंने और एल्कीन पढ़ाते हुए भी समझाया था, और मैंने वहां पर भी मेंशन किया था, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को हम किसी भी ऑर्गेनिक के बड़े स्ट्रक्चर पे पॉलीमर, किसी भी ऑर्गेनिक के बड़े स्ट्रक्चर को हम पॉलीमर कहते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल क्या है कि अगर एक दीवार की बात की जाए, ये वही घसी पिटी एग्जांपल है जो हम हर बार डिस्कस करते हैं कि एक दीवार की बात की जाए तो दीवार एक बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब एक दीवार को बनाया जाता है तो वी ऑल नो कि इसे छोटे छोटे, बोलो भाई, ब्लॉक से मिलाकर बनाया जाता है। तो अगर हम पॉलीमर और मोनोमर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें एक दीवार की एग्जांपल में, तो मेरे बच्चे बहुत आसान है कि ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो आपस में असेंबल हो रहे हैं ताकि एक बड़ा यूनिट बनाया जा सके, ये जो छोटे यूनिट्स हैं इनको आप मोनोमर कहते हैं। और उसके बाद जब ये आपस में असेंबल हो जाते हैं और बनाते हैं ये एक बड़ा कंबाइंड यूनिट, इस कंबाइंड यूनिट को आयन हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो मोनोमर और पॉलीमर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी जनरल वर्ड्स हैं,
मोनोमर कहा जाता है लार्जर हाँ यूनिट। सर बताएं, जी बेटा, ब्रिक्स को क्या कहते हैं? मोनोमर। अली क्या कह रहे हो? ब्रिक्स को मोनोमर कहते हैं। जी, जो ब्रिक्स है छोटा यूनिट, देखो मोनो छोटा, पॉली ज्यादा, तो लार्जर यूनिट जो के फॉर्म होता है, लार्जर यूनिट फॉर्म बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, वो बड़ा यूनिट जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को, छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़कर बनता है, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। और व्हाट इज मोनोमर? स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट which combines in large number to form polymer। बेटा मेरे साथ याद करते जाना, ये डेफिनेशन लिखने के लिए आती हैं। देखो मेरा बच्चा, फिर कहा मैंने पॉलीमर क्या, मोनोमर क्या, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। रुमान, अतरूबा, अयान अंबल, अब्दुल्ला मोहम्मद, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? वो कोई स्ट्रक्चर जो बड़ा है उसे हम पॉलीमर कहते हैं, और कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है अवैस शायद, और वो छोटे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं अवैस? मोनोमर कहते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल में अगर आप एक दीवार देखते हैं तो दीवार एक पॉलीमर की एग्जांपल है, और उसको बनाने वाले ब्लॉक्स मोनोमर की एग्जांपल है। इसी तरह हर चीज में मोनोमर पॉलीमर का वर्ड अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर आप बड़ा देख रहे हैं, कोई आपने कहा कि जनाब अली कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर है, आपने एक कोई मशीन बना ली, कोई बहुत बड़ी सी जाइंट मशीन बना ली, तो वो जो जाइंट मशीन आपने बनाई वो एक पॉलीमर है कॉन्सेप्ट के लिहाज से। और जो छोटे 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 कंपोनेंट्स जोड़कर आपने वो मशीन बनाई है, तो वो कंपोनेंट्स क्या है? मोनोमर है। तो मेरे ख्याल है ये आइडिया सबको क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा कि पॉलीमर किसी भी बड़े यूनिट को कहते हैं, और कोई भी पॉलीमर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, और उन छोटे यूनिट्स को मोनोमर कहा जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फरीहा, मनाइम, मरियम, आर वी क्लियर बेटा टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. चलो, अब मेरे बच्चों जब आप ये बात समझ गए हो, तो अब हमारे पास आ गई अगली डेफिनेशन, जहां से चैप्टर सही मानों में शुरू होता है, एंड विच इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बेटा पैटर्न, जिस पैटर्न में मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इसी पैटर्न में याद रखेंगे तो आपको काफी कनेक्टेड लगेगा चैप्टर, आपको डिस्पर्स नहीं लगेंगे आपके कॉन्सेप्ट के, यार कौन सी बात कहाँ जुड़ रही समझ में नहीं आ रहा। तो अब हमने शुरू कैसे किया, फिर पीछे चलते हैं भाई। शुरू हमने कहां से किया कि मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं लार्ज कंपाउंड्स को, जो जरूरी नहीं सिर्फ ऑर्गेनिक में हो, ओवरऑल केमिस्ट्री में हमें जगह जगह नजर आते हैं। हमारे सिलेबस में आयोनिक कंपाउंड्स हैं, डायमंड ग्राफाइट है, सिलिकॉन और सिलिका, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में आ गए तो पॉलीमर और मोनोमर का डेफिनेशन डिफाइन किया कि जो लार्जर सब यूनिट फॉर्म होता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं, और जो छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर उसे बनाते हैं वो मोनोमर कहलाते हैं। अब आ गई डेफिनेशन पॉलीमराइजेशन की। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा, व्हेन large number of small size monomers are combined to form a large polymer, the process is called पॉलीमराइजेशन। बेटा बहुत आसान सी डेफिनेशन है, फ्लो चार्ट में बताता हूं कि भाई अगर मोनोमर, बहुत सारे n नंबर ऑफ मोनोमर जुड़कर क्या बना रहे हैं, बहुत सारे मोनोमर जुड़ रहे हैं अवेस, और क्या बना रहे हैं आपस में कंबाइन होकर, पॉलीमर बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? बोलो, पॉलीमराइजेशन। रट्टा मारना उतना मुश्किल भी नहीं है। पॉलीमराइजेशन क्या है भाई? आपको मोनोमर का पता लग गया, पॉलीमर का भी पता लग गया, छोटा यूनिट मोनोमर, बड़ा यूनिट पॉलीमर। अब मोनोमर्स को पॉलीमर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, मोनोमर्स को कंबाइन करके, मरियम, मनाइम, माज और अतरूबा, मोनोमर्स को पॉलीमर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। डेफिनेशन लिखते जाना जरूरी है बेटा, डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी हुरिया।
व्हेन लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि हम्म। याद रखिएगा मोनोमर का नंबर ज्यादा होगा, बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ेंगे आप, बहुत सारे कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे और उनको जोड़कर फिर एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज पॉलीमर, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और एरो में रिएक्शन फॉर्म में जब n नंबर ऑफ मोनोमर्स यानी बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आर वी ऑल क्लियर टिल दिस डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. अवैस बात समझ में आ रही है? मोहम्मद बिन खालिद सर ये Yes, जो sir. बड़े से छोटे कंपाउंड में आने को क्या थोड़ा कहते हैं जोर फिर? से बोलो। अगर कोई बड़े कंपाउंड को हम छोटे कंपाउंड में तोड़ते हैं तो वो क्रैकिंग होती है। वो क्रैकिंग या हाइड्रोलिसिस कहलाती है। Condensation. अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसको क्रैकिंग कहते हैं, और अगर ऑर्गेनिक पॉलीमर होगा तो फिर वो हाइड्रोलिसिस कहलाती है। ठीक है, इसी चैप्टर के आखिर में आएगा बेटा, परेशान ना होइए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं आपकी इजाजत से? बेटा यहां तक बात समझ में आ गई है? अली फरहान क्लियर है? Yes, sir. अवेश, Yes, sir. मरिया पराचा जी, शहीर अब्बासी। ये मिकाल, तुम अपनी मर्जी के सेशन में आते हो फिर नहीं आते हो, क्या चक्कर है भाई? सर आ गया। कभी नहीं आते हो मिकाल? सर वो मैं रिकॉर्डेड ले लेता हूँ वो सर। सो जाता हूँ, बोलो ना, मैं सो जाता हूँ, मैं नन्ना चुन्ना नहीं। बच्चा हूँ, है ना? नहीं सोता नहीं। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चा। पॉलीमराइजेशन तो हमें समझ में आ गई। अब जैसी हमने अच्छा भाई अतरूबा का जवाब नहीं आ रहा भाई। अतरूबा, उम्मीद है कि आप समझ पा रही हैं, तो अगर समझ पा रही हैं तो जवाब देना पड़ेगा भाई। ये बच्ची है भाई क्लास में या नहीं है? नाम तो लिखा हुआ आ रहा है भाई, जवाब दे दो लड़की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अस्सलाम वालेकुम, आ रहा है समझ में? अस्सलाम रहमतुल्लाह, माशाल्लाह। चलो भाई, जिंदगी का सबूत दे दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, अवैस जानी समझ में आ गया? जी सर। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, यहीं से लिंक कर रहे हैं। अब पॉलीमराइजेशन जब हमने समझ लिया कि पॉलीमराइजेशन दो टाइप जो है ना वो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होता है, तो अब फटाफट इसी से लिंक कर लेते हैं। बार बार सीक्वेंस था कि हम जब नोट्स रिवाइज करने बैठे तो एक से दूसरी चीज कनेक्ट हो रही हो, दूसरे से तीसरी कनेक्ट हो रही हो। अब आ जाते हैं पॉलीमराइजेशन की टाइप्स। बेटा पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी मोनोमर को जो पॉलीमर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, ये दो टाइप का है। एक को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, याद करो एल्कीन में पढ़कर भी आए हो, और दूसरे को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन दो तरह की होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन। दोनों में फर्क क्या है आए समझ जाता हूँ, इक्वेशन से समझा देता हूँ। देखो, अगर n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल्स हैं और वो सिंपली आपस में ऐड हो जाते हैं और xn बना लेते हैं, n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल हैं, जैसे ईथीन की याद करो। ईथीन में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ईथीन ले लेते हैं और वो सारे ईथीन आपस में सिंपली क्या हो जाते हैं? लिंक हो जाते हैं। वो सारे आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। तो जब इक्वेशन को देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। जब n नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं, बहुत सारे मोनोमर्स हैं अवैस, और वो सारे क्या हो रहे हैं अली फरहान, जियाद मलिक, कि सारे सिर्फ आपस में लिंक हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। मान लो एग्जांपल ये समझ लो, मान लो ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, मोनोमर 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 मोनोमर। अब ये क्या हो गए सिंपल आपस में? ये आपस में सिंपल क्या हो गए? बोलो भाई, लिंक हो गए, ऐड हो गए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। तो ये जो बला बनी, ये क्या कहलाएगा? एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर कहलाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें क्या होगा कि जो मोनोमर्स हैं दे आर सिंपली एडेड टुगेदर। मोनोमर्स सिंपली आपस में क्या हो जाते हैं? लिंक। तो अब आप कहेंगे कि सर हमेशा ऐसा ही तो होता है, मोनोमर आपस में लिंक ही तो होते हैं, यही तो होता है हमेशा। तो आए देखते हैं कंडेंसेशन में क्या डिफरेंट है। बेटा कंडेंसेशन में गेम क्या है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ये कंबाइन होंगे तो दे विल फॉर्म, लिसन वेरी केयरफुली, दे विल फॉर्म अ पॉलीमर y। वो एक पॉलीमर तो बनाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन स्मॉल मॉलिक्यूल will also be eliminated. Small molecules will also be eliminated. जब वो पॉलीमर बना रहे होंगे तो सिंपली वो लिंक नहीं हो रहे होंगे, बल्कि उनकी बॉन्डिंग के दौरान मल्टीपल एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स निकल रहे होंगे। आपके सिलेबस में जो एग्जांपल है उसमें यूजुअली निकलने वाला मॉलिक्यूल वाटर होता है, लेकिन याद रखना हमेशा वाटर नहीं होता। इसलिए जब मैं अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा तो उसमें देखो क्या वर्ड इस्तेमाल करता हूं। दोनों इक्वेशन में वाजे फर्क है, अगर कोई अंधा है तो नजर नहीं आएगा। दोनों फिर देख लीजिए कि जो एडिशन है वो सिंपली एडिशन है। कि एडिशन का मतलब क्या है कि आपने सबको सिंपली ऐड कर दिया, जमा कर दिया, एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया, कोई रिमूवल नहीं हुआ, सब चीजें आपस में कंबाइन हो गई। जबकि कंडेंसेशन में क्या है कि जनाब जब n नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होंगे तो वो सारे के सारे लिंक होकर पॉलीमर नहीं बनाएंगे, बल्कि ड्यूरिंग दैट पॉलीमर फॉर्मेशन बहुत सारे एटम्स एलिमिनेट होंगे, और यूजुअली हम देखते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे होते हैं।
तो पॉलीमर जब यहाँ पर सिंपल एडिशन है, यहाँ पर सिंपल एडिशन हो रही है, जितना मास मोनोमर में होगा वो सारा मास पॉलीमर में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो? लॉजिक है नहीं है भाई? जितने भी मोनोमर है सारे ऐड हो गए, तो ये जितना भी मास मोनोमर में होगा वो सारा पॉलीमर में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, जितना मास यहां पर है मोनोमर में वो सारा पॉलीमर में शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि कुछ मास एलिमिनेट हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो क्या रिएक्शन देखकर तुम बता सकते हो? मसलन चलो ये बताओ मुझे, ये एडिशन सर है, ये दोबारा समझा दें। कौन है, किसको नहीं आया समझ में बेटा? शहीद। बेटा ये वाली एग्जांपल देखो, ये जान, ये वाली एग्जांपल देखो, बात और समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं तुमसे कहता हूं, एक मुझे बताना, हालांकि अभी तुमने कहा समझ में नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया है कच्चा पक्का उसको देखकर जरा मुझे इसका जवाब देना। मैं कहता हूं कि भाई एक रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई एक रिएक्शन लिखा हुआ है यूं करके, ठीक है, तो तुम्हारे ख्याल में ये रिएक्शन एडिशन शो कर रहा है या कंडेंसेशन शो कर रहा है? सर एडिशन शायद। शायद एडिशन। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो कि जितने मोनोमर हैं, एन नंबर Addition है ऑफ सर। मोनोमर्स लिखे और फिर वो मोनोमर्स आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, एन छोटा सा हमने साइड में लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसी के साथ एक और एग्जांपल दूं, बेटा दरमियान में नहीं बोलो, फिर डिस्टर्बेंस होती है, अपनी बारी का इंतजार करो प्लीज, ठीक है? अब एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं, ये अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड गिव्स प्रोटीन प्लस वाटर, तो अब क्या कहोगे कि ये एडिशन को शो कर रहा है या कंडेंसेशन को? शहीद। कंडेंसेशन। सर कंडेंसेशन। तो अब तुम, इसका मतलब बात तुम्हें समझ में आ गई। क्या कहा मैंने कि भाई ऐसा रिएक्शन जिसमें मोनोमर सिंपली आपस में लिंक हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं टू फॉर्म द लार्ज स्ट्रक्चर, टू फॉर्म द पॉलीमर, वी कॉल दैट रिएक्शन एडिशन पॉलीमराइजेशन। और जहां पर मोनोमर्स आपस में लिंक तो हो रहे हैं, आपस में कंबाइन तो हो रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग दैट कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और सम अदर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो बीइंग एलिमिनेटेड, ये रिएक्शन में पता चलेगा, नजर आएगा, तो आप कहोगे ये हो रही है कंडेंसेशन, दिस इज नॉट प्योर एडिशन। इज दैट क्लियर? यस सर, डबल बॉन्ड वाले स्मॉल यूनिट्स होते हैं। नहीं नहीं, डबल बॉन्ड वाले स्मॉल यूनिट कौन सा है, वो बताएगा ना कि ये मोनोमर है ये पॉलीमर है, ये एग्जामिनर आपको बताता है, या जो एग्जांपल आपके सिलेबस में वो आपको याद रखनी होंगी कि इनका मोनोमर कौन है, उनका पॉलीमर कौन है, ठीक है? अभी एग्जांपल में बात क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं लो, मुझे पता है कि दिमाग में क्या कंफ्यूजन आ रही है तुम्हारे, लेकिन जैसे जैसे एग्जांपल पढ़ोगे मजीद क्लैरिटी पैदा हो जाएगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे साथ रहो, मैंने क्या बताया कि भाई लिंक करते हैं, पीछे से चलते हैं, पीछे से आ जाओ। हमने क्या कहा, पॉलीमराइज, पीछे से आ जाए और पीछे आ जाए और पीछे आ जाए जी। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं भाई? रिवाइज करते जाओ, मुंह बोलते जाओ, अब बोलो, बढ़ चढ़ के बोलो। बड़े कंपाउंड को कहते हैं। क्या सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े हैं? नहीं, आयोनिक कंपाउंड भी बड़े हैं, कार्बन के एल्यूटोल भी बड़े हैं, सिलिकॉन भी बड़ा है, और ऑर्गेनिक पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? बड़ा यूनिट। मोनोमर क्या होता है? छोटा यूनिट। ठीक है जी। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जब मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, छोटे यूनिट मिलकर बड़ा यूनिट बनाते हैं, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में क्या होता है? मोनोमर सिंपली ऐड हो जाते हैं, सिंपली आपस में लिंक हो जाते हैं। अच्छा जी, कंडेंसेशन में कैसे अलग हुए फिर? तो कंडेंसेशन में क्या होता है? जब मोनोमर्स आपस में लिंक हो रहे होते हैं, जब मोनोमर्स आपस में लिंक हो रहे होते हैं, तो भाई ड्यूरिंग दैट लिंकेज हम क्या देखते हैं कि सम मॉलिक्यूल, यूजुअली वाटर, some molecule usually water is also eliminated. Yes or no? Yes. यस सर। Yes, sir. क्या यहाँ तक Sir. अच्छी सी बात समझ में आ गई है सबको? Yes. जी। Yes, sir. अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। अवेश, बात समझ में आ गई बेटा? डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो बेटा इसके, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ, अथरुबा बात समझ में आ गई है? लाइबा, monomers are simply added or linked together. माइक बंद कर दिया करो जब बोलना ना हो, ठक ठुक की आवाजें आ रही हैं। Without elimination of any compound, any smaller molecule, the process is called addition polymerization.
क्या लिखा है बेटा, जो पढ़ाया है वही लिखवाया। क्या लिखा है हमने कि वो प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर सिंपली ऐड हो जाएं, सिंपली लिंक्ड हो जाएं विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी उस रिएक्शन में कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट ना हो रहा हो, सिंपल एडिशन हो रही हो, तो इस प्रोसेस को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहेंगे। रोमान, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मोहम्मद बिन खालिद, सारा सुल्तान, कुछ बोल दो बेटा। जारा नदीम, मर तो नहीं गई बेटा? समझ आ रही है सर। सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं, वाह जी वाह जी वाह जी। ठीक है जी। जी अली फरहाना, बात समझ में आ गई? जी जी जी। अच्छा, ये आमना कौन है भाई? ये आमना बच्ची तो मैं नहीं जानता हूँ, ये आमना कौन है? जरा अनम्यूट करके तो माइक पर आ जाओ जरा। हु इज आमना? आमना, यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू स्टे इन द क्लास। आमना कोई जानता है? किसी किसी का कुलीग है? कोई कोई किसी की दोस्त वोस्त है आमना? अच्छा जी, चलें आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक तो बात समझ ली, अब आगे चलते हैं। कंडेंसेशन का डेफिनेशन आ जाओ। कंडेंसेशन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा? व्हेन लार्ज नंबर ऑफ, अली फरहान, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, जियाद क्लास में मौजूद हो, पार्टिसिपेट करो बेटा। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आर, अब यहाँ एडिड का वर्ड नहीं लिख सकते, एडिड का वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आर कंबाइंड। एडिड का वर्ड लिखोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर along with The removal of small molecule. very good, along with the removal of small molecule। यहां पर small molecule लिखेंगे और फिर लिखेंगे usually water, ताकि डेफिनेशन हमेशा के लिए ठीक रहे। usually water is called condensation polymerization। अत्रुबा, बात समझ में आ रही है बेटा? शहीर, is called condensation पॉलीमराइजेशन। क्या है डेफिनेशन में फर्क दोनों की? मेरे ख्याल है बिल्कुल वाजे है। ठीक है जी। एक में हमने लिखा सिंपली ऐड होंगे, दूसरे में हमने लिखा कंबाइन होंगे, एक में हमने लिखा कोई मॉलिक्यूल साथ में एलिमिनेट नहीं होगा, और दूसरे में हमने लिखा कि यूजुअली कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। मरियम, मायरा वागले, बेटा क्लियर है बात? सुफियान अली, शाइना, शहीद, यस सर। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि क्या तुम रिएक्शन देखकर, डेफिनेशन भी याद हो जानी चाहिए यहां तक। अवैस, तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, इसका मतलब है अगर मैं कहीं पर भी कोई रिएक्शन लिखता हूं, मसलन मैं लिखता हूं इथीन टू पॉलीथीन, और मैं कहता हूं ये पॉलीमराइजेशन, बताओ ये एडिशन है या कंडेंसेशन है? बताओ। एडिशन। क्योंकि कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल साइड में लिखा हुआ नहीं है ना भाई। अगर मैं लिखता हूं विनाइल क्लोराइड टू पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो भाई ये एडिशन पहचान, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? शहीद, अली, जियाद, और क्या नाम है इस बच्चे का? इस जेड से दूसरा वाला बच्चा कौन सा था? ये ड्रॉप हो गया। अच्छा जी, रोमान, मनाइम, क्या होगा? ये एडिशन है कंडेंसेशन है? Addition. एडिशन। कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बेटा हम लोग? कि हम देख रहे हैं यार मोनोमर लिखा हुआ है और पॉलीमर लिखा हुआ है, कोई और मॉलिक्यूल लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है ये सिंपली ऐड हो रहा है। इसी तरह मैं कहूं प्रोपीन टू पॉलीप्रोपीन, आप फिर से क्या कहोगे कि ये क्या है? एडिशन है। एडिशन। लेकिन उसी जगह पर बच्चों, अगर मैं एग्जांपल कुछ यूं दे दूं आपकी मोहब्बत में कि भाई अमाइनो एसिड्स टू प्रोटीन प्लस वाटर, या मैं कहूं डाई ओल with dicarboxylic to give टेरिलीन, आप एग्जाम्पल क्या है उसको छोड़ो, बस रिएक्शन पे फोकस करो, प्लस वाटर। या मैं लिखूं ग्लूकोज, n नंबर ऑफ ग्लूकोज गिव्स स्टार्च प्लस वाटर, तो क्या तुम इसको एडिशन कहोगे? बोलो। नहीं नहीं सर। क्या रिकॉग्निशन सबको क्लियर है? सब इसको Condensation. रिकॉग्नाइज करेंगे, भले आपने एग्जांपल पढ़ी हो ना पढ़ी हो, आप इसे रिकॉग्नाइज करोगे एज कंडेंसेशन। तो इसका मतलब है ये तो उतना मुश्किल है नहीं। क्या ख्याल है वैसे? रिकॉग्निशन में गलती तो नहीं होगी ना भाई? बोलो। नहीं सर। चलो
अब मेरे बच्चे एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा, रिकॉग्निशन वाला जो पार्ट है ना वो ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल ही आसान है ना। आपको रिएक्शन अगर एग्जामिनर ने लिख के दे दिया तो फिर तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा एडिशन है, कौन सा कंडीशन कंडेंसेशन है। तो बेटा अब इस टॉपिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें और आप सीखने जा रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर देखो सवाल क्या है यहाँ पर, टॉपिक किस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर तो हमें रिएक्शन पूरा लिख के दिया गया अतरुबा या हलीमा तो बहुत आसान है, हम देखते हैं फटाफट बता दिया हमने कि एडिशन है या कंडेंसेशन है सुफियान। लेकिन अगर रिएक्शन पूरा लिखा ही नहीं है, बल्कि आपको यूं देखो ऐसे दे दिया, आपको उसने कहा लेट्स से कि भाई अल्लाह भला करे 1,2 ब्यूटा डाइईन, आपको कहता है 1,2 ब्यूटा डाइईन इज अ मोनोमर, बताइए ये एडिशन करेगा या कंडेंसेशन। समझ लो, समझो सवाल को, समझो बेटा कि आपको वो रिएक्शन नहीं देगा, ये तो ऊपर रिएक्शन की फॉर्म में दिया फिर तो बहुत ही आसान है, फिर तो आप आसानी से बता दोगे। लेकिन आपको वो देगा इकलौता कंपाउंड, इकलौता मॉलिक्यूल, आपसे कहेगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, बोलेगा भाई CFC एक मोनोमर है, बताओ ये एडिशन करेगा या कंडेंसेशन। अब चूंकि रिएक्शन नहीं लिखा हुआ तो जाहिर है आपको वाटर नजर नहीं आ रहा कि वाटर है या नहीं है। मेरी बात समझ लो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं कि सिर्फ मोनोमर को देखकर कैसे बताएंगे कि ये एडिशन का मोनोमर है या कंडेंसेशन का। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, टॉपिक समझ में आना पहले जरूरी है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि सर क्या बता रहे हैं कि रिएक्शन में बताना तो आसान है, अगर आपको वो सिर्फ एक मोनोमर लिख के दे दे, बताए कि ये मोनोमर है और बताओ ये एडिशन करेगा या कंडेंसेशन करेगा, तो हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई द मोनोमर ऑफ पॉलीमराइजेशन के कौन सा एडिशन का मोनोमर होता है और कौन सा कंडेंसेशन का। बहुत आसान है बेटा, ये बात समझ में आ गई कि अगर इकलौता मोनोमर या इकलौता पॉलीमर दिया हुआ हो, रिएक्शन ना लिखा हो, तो ये बताना मुश्किल है कि एडिशन है कंडेंसेशन। यस और नो? यस सर। तो मेरा बच्चा अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? अब शहीद आइडेंटिफिकेशन क्या है बेटा? जिस मोनोमर में, मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर लिख रहा हूं, जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा वो एडिशन का मोनोमर है। जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आएगा, जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आएगा वो मोनोमर एडिशन ही करेगा। और बहुत आसान हो गया, जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, मैं कार्बन कार्बन लिख रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन नहीं लिख रहा, जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं आ रहा जिस मोनोमर में, वो कंडेंसेशन करेगा। फिर सुनना, जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा हो, मसलन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये एक मोनोमर है, हाँ भाई बताओ एडिशन का मोनोमर है या कंडेंसेशन का? एडिशन। कैसे पहचाना? कि तुम्हें सर ने आइडेंटिफिकेशन फीचर बताया था कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ये एक मोनोमर है, मैं कहता हूं एक मोनोमर है, क्या है छोड़ दो, ये एक मोनोमर है, बताओ ये एडिशन करेगा या कंडेंसेशन? क्या देखा हम लोगों ने? शहीद, नजीर, अब्दुल राफिक, क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कहीं नजर नहीं आ रहा। हालांकि कार्बन ऑक्सीजन का है, लेकिन सर ने शर्त क्या बताई है? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड पे कंडीशन है। अवैस, शहीर, मरियम बात समझ पा रही हो बेटा? मायरा वागले, परिया पराचा, लाइबा, अब्दुल्ला अशफाक। यस सर। सर जी बोलो बेटा। सर ये कंडेंसेशन वाले में ना सिर्फ डबल बॉन्ड ही हम लोग मतलब याद रखें। हाँ कार्बन, फिर मैं अभी जूता लगाऊंगा कम बखम, बोल रहा हूँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बोलो, सिर्फ डबल बॉन्ड याद रखें, फिर तुम्हें आधा डबल बॉन्ड ही याद रहेगा, फिर बोलोगे सर आपने गलत बताया था। पूरी बात बोलो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड याद रखें कि जहां कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, और ये बात ये नहीं कि सिर्फ ओ लेवल में अप्लाई हो रही है, ये ओवरऑल जब तक पॉलीमराइजेशन पढ़ोगे तो ये तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड याद आता है, तुम्हारे सिलेबस में ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि जिस मोनोमर में, जिस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा होगा वो मोनोमर एडिशन का मोनोमर होगा, और जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं हो, भले कुछ भी हो उसके अंदर, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो एडिशन का मोनोमर नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर इसके क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा सर? मेरे बच्चे क्वेश्चन तो अभी हम देखेंगे ना पास पेपर में, अभी स्ट्रक्चर आएगा या नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रक्चर बना हुआ आता है कि भाई दिस इज अ मोनोमर,
ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एडिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। तब विच ऑफ द फॉलोइंग करके उसने लिखा होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो कौन सा एडिशन सर, करेगा। तो आप क्या देखोगे कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड किस में है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर बनाओ, आपको मालूम है डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड आता है। क्या डबल बॉन्ड के लिए हम ईन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ईन का। यस सर, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था 1,2 ब्यूटाडाइईन। अब इसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, लेकिन तुम जैसे ही देखोगे इसमें ईन लिखा हुआ है तो तुम समझ जाओगे किसका मोनोमर है। बोलो भाई। एडिशन, क्यों? क्योंकि ईन किसको शो करता है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को। तो ऐसा भी हो सकता है अवैस शहीद कि आपको स्ट्रक्चर ना बना के दिया जाए, बल्कि आपको वो क्या करें, नाम दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन मोनोमर। तो एडिशन के मोनोमर का आइडेंटिफिकेशन सर ने क्या बताया है, ये जो मोनोमर होता है इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को या तो दिखाएगा, या नाम में अगर ईन लिखा हुआ है तो भी वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और जिस मोनोमर में डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन का, वो कंडेंसेशन का मोनोमर है। क्या ये बात समझ गए? यस सर। यस सर, भूरिया, अतरूबा, लाइबा, जवाब दे दीजिए प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. अब्दुल्ला मोहम्मद, अवेश शाहिद, जियाद मलिक एंड जारा नदीम, बात समझ आ रही है? all clear. जी सर। तो ये तो हमने देख लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर। ठीक है, मोनोमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मोनोमर ना दे, पॉलीमर दे दे, कि भाई एक पॉलीमर बना के दे दे, आपसे कहे कि भाई बताओ ये पॉलीमर जो है वो एडिशन के थ्रू बना है या कंडेंसेशन के थ्रू बना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब हम अगली चीज क्या बताने जा रहे हैं कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया और आपको बताया कि ये एक पॉलीमर है, बताओ ये एडिशन से बन रहा है या कंडेंसेशन से, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन, इसमें भी आपको कैसे बताना है ये थोड़ा ट्रिकी है, समझना है, लेकिन देख के करने वाला पार्ट है। अंधे होगे तो नहीं कर सकोगे, अंधे नहीं हो तो कर लोगे। अब फैसला करना है कि तुम अंधे हो या नहीं। तो अगर आपके सामने, मैंने क्या बताया शुरू में रोमान, मैंने शुरू में क्या बताया कि अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है फिर तो बताना बहुत ही आसान है कि भाई आपने देखा वाटर बन रहा है साथ, तो आपने कहा कंडेंसेशन है, नहीं बन रहा तो एडिशन है। लेकिन शाहमीर, मायरा, अगर अलग अलग लिखा हुआ है जी, अगर सिर्फ मोनोमर लिखा है या सिर्फ पॉलीमर लिखा है, तो अब यहाँ चैलेंजिंग हो गया कि आपको कैसे पता चलेगा। तो सर उसी की आइडेंटिफिकेशन सिखा रहे हैं कि अब मोनोमर की आइडेंटिफिकेशन सबको अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। तो आप पॉलीमर की तरफ चल रहे हैं, ये पॉलीमर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है जी, आए देखते हैं इसमें कैसे आइडेंटिफाई होगा एडिशन का पॉलीमर और कैसे आइडेंटिफाई होगा कंडेंसेशन का पॉलीमर। बहुत आसान है बेटा, तवज्जो से देखिएगा और देखकर फैसला करना है। बेटा देखो, हर पॉलीमर को जब भी बनाया जाता है, लिसन वेरी केयरफुली, हर पॉलीमर को जब बनाया जाता है, और आपने याद करो हमने वो पॉलीमराइजेशन इथीन की थी, उसमें भी मैंने करके दिखाया था, तो मेरी बात को याद करोगे। जब भी किसी पॉलीमर को बनाया हुआ होगा तो आप हमेशा देखोगे कि वो पॉलीमर को इस तरह ब्रैकेट में करेगा, और ब्रैकेट में करने के बाद जो भी बकवास है वो अंदर लिखी हुई होगी। मसलन इस तरह से एक स्ट्रक्चर दे दिया और बोला कि ये दिस इज अ पॉलीमर, दिस इज अ पॉलीमर। अब आप कैसे बताओगे कि भाई ये पॉलीमर कहां से आ रहा है। तो मेरे बच्चे, जो पकड़ने वाली बात है ना वो क्या है कि हर पॉलीमर में आप ये देखोगे कि ब्रैकेट के बाहर एक बॉन्ड निकल रहा होगा, इसे हम कहते हैं बैकबोन, इसे हम कहते हैं ग्रोइंग चेन। पॉलीमर में जो लिंकेजेस फॉर्म हो रहे हैं ना, वो इस बॉन्ड के थ्रू हो रहे हैं। ये यानी ये वाले बॉन्ड से अगला यूनिट लिंक होगा, इस वाले बॉन्ड से अगला यूनिट लिंक होगा। पॉलीमर कैसे बनता है, मोनोमर जुड़ते जाते हैं, तो मोनोमर कहां जुड़ रहे होंगे, ये असल में वो निशान होता है। ये बॉन्ड बता रहा है कि अगला मोनोमर कहां जुड़ेगा, उसके अगला वाला कहां जुड़ेगा, उसके अगला। तो इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ द पॉलीमर, बैकबोन ऑफ द पॉलीमर। यानी जब भी आप कोई पॉलीमर देखोगे तो पॉलीमर में आपको नजर ये आएगा कि वो एक ब्रैकेट में होगा और ब्रैकेट के बाहर ऐसे कंटिन्यूटी के निशान जा रहे हो। कंटिन्यूटी का निशान यानी इन्फिनिटी का निशान है, बॉन्ड का निशान है कि भाई यहां से कंटिन्यू हो रहा है। आप उस कंटिन्यूटी के निशान को फॉलो करोगे, उस पूरी लाइन को, जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट किया। आपको जब एक पॉलीमर बना के देगा तो आप उसके कंटिन्यूटी के निशान को, उसकी बैकबोन को
पूरे को हाईलाइट करोगे और आप ये देखोगे कि इसकी बैकबोन किससे बनी हुई है। तो मेरे बच्चे, जिस पॉलीमर की बैकबोन सिर्फ कार्बन पर है, आप जैसे कि देख सकते हो, क्या इस पॉलीमर की बैकबोन सिर्फ कार्बन पे है, यस और नो? Yes, sir. Yes. Backbone of a polymer is only made up of carbon atom. बैकबोन में सिर्फ कार्बन एटम होंगे, बाकी कोई और भी हो, लेकिन बैकबोन में सिर्फ कार्बन एटम होंगे। और लॉजिक क्या है इसकी, देखो ऊपर लॉजिक, अगर इंटेलिजेंट हो समझोगे कि ये मोनोमर में हमने क्या कहा था कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए, और आप जानते हैं कि जब ये पॉलीमर बनाएगा तो डबल बॉन्ड ही टूटेंगे, जिसकी वजह से नए बॉन्ड बनेंगे। तो इसका मतलब है जो पॉलीमर एडिशन का होगा, हमेशा उसकी बैकबोन में सिर्फ कार्बन एटम्स ही होंगे। इतना टेक्निकल नहीं बनाते, बस आप ये याद रखिए आसान लफ्जों में स्टूडेंट एंगल पर कि मेरे बच्चे, जिस पॉलीमर की ग्रोइंग चेन में सिर्फ कार्बन एटम्स है, देखो वैसे तो हमें ब्रोमीन भी नजर आ रहा है, लेकिन ग्रोइंग चेन में सिर्फ क्या है, या बैकबोन में सिर्फ क्या है, कार्बन एटम है। तो जिस पॉलीमर की ग्रोइंग चेन में बैकबोन में सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, देखो मोनोमर में भी हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे बात रखी और पॉलीमर में भी हम कार्बन ही के ऊपर बात रख रहे हैं, ऐसे पॉलीमर के लिए हम कहेंगे कि ये एडिशन का पॉलीमर है। बेटा बात समझ में आ रही है? ऐसे पॉलीमर के लिए हम कहेंगे कि ये एडिशन का पॉलीमर है। अब आप कहें सर कंडेंसेशन का कैसे दिखेगा, आए दिखाते हैं आपको कंडेंसेशन का। ये देखिए, अब आपको एक और पॉलीमर दिया हुआ उसने, क्या है वो एक अलग डिस्कशन है, उसको छोड़ देते हैं, क्या है वो अलग डिस्कशन है, लेकिन आपको उसने इस तरह का एक खतरनाक से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अवैस बेटा बात समझना, एक खतरनाक से स्ट्रक्चर इस तरह का एग्जामिनर ने तुम्हें दे दिया, और उसके बाद तुमसे एग्जामिनर ने क्या कहा कि बताओ भाई, उसने एग्जामिनर ने बताया कि ये एक पॉलीमर है, और पॉलीमर बताने के बाद एग्जामिनर ने तुमसे पूछा बताओ ये पॉलीमर एडिशन से बना है या कंडेंसेशन से, तो आप क्या देखोगे, बोलो क्या देखोगे? Backbone. ग्रोइंग चेन। मैंने क्या कहा, ग्रोइंग चेन क्या है, ये जहां से कंटिन्यूटी आ रही है। अब इस ग्रोइंग चेन को अगर आप फॉलो कर लें तो इस ग्रोइंग चेन में आपको कार्बन तो दिख रहे हैं, लेकिन कार्बन के साथ क्या यहाँ नाइट्रोजन दिख रहा है? जी सर। तो मैंने क्या बताया कि अगर ग्रोइंग चेन सिर्फ कार्बन एटम्स की है तो मेरे बच्चे वो फिर एडिशन का पॉलीमर है, और अगर ग्रोइंग चेन में कार्बन एटम है और उसके अलावा कोई और एटम भी आ गया, कोई भी एटम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो फिर मेरे बच्चों वो एडिशन के थ्रू नहीं बना है, वो कंडेंसेशन का पॉलीमर है। ये स्टूडेंट लेवल पर आकर बड़ा सिंप्लीफाई करके हम आपको बता रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, सर ने पहले बताया कि भाई पॉलीमराइजेशन को आइडेंटिफाई करना हलवा है, क्यों कि जहां रिएक्शन लिखा हो वहां पर अगर सिर्फ एक कंपाउंड बन रहा है प्रोडक्ट में तो एडिशन है, और अगर एक कंपाउंड के साथ वाटर भी बन रहा है तो कंडेंसेशन है। लेकिन अगर अलग से लिखा हो तो फिर कैसे बताएंगे? तो हमने कहा मोनोमर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जिस मोनोमर में होगा वो एडिशन का मोनोमर है, और जिसमें नहीं होगा वो कंडेंसेशन का मोनोमर है। इसी तरह पॉलीमर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जिस पॉलीमर की ग्रोइंग चेन, जिस पॉलीमर की बैकबोन, जिस पॉलीमर की कंटिन्यूटी वाली चेन सिर्फ कार्बन एटम्स पे कंसिस्ट कर रही है। हालांकि देखो मैंने पहले बताया कि यहाँ ब्रोमीन भी आ रहा है, लेकिन ब्रोमीन ग्रोइंग चेन का पार्ट नहीं है, जो लेंथ है ग्रोइंग चेन वाली उसमें नहीं आ रहा। तो मेरे बच्चे, जिसकी बैकबोन सिर्फ कार्बन एटम पे कंसिस्ट करेगी वो एडिशन का पॉलीमर है, और जिसमें कार्बन एटम तो है लेकिन उसके अलावा कोई और एटम आ गया तो भाई ये कंडेंसेशन के थ्रू बना है। ये है आइडेंटिफिकेशन, जिसको मैंने अलग से आइडेंटिफाई करके लिखवा दिया ताकि आप एमसीक्यू में गलती ना करें। बात कुछ समझ में आई है, ऊपर से गई? समझ आए। जी, हुरिया, नबिहा, रुमान, सारा, शहीद, मास ख्वाजा, साद फुरकान, इंशरा शादमान, अतरूबा बतूल, आ गई। आ गई समझ। अयान हम्बल, अवैस शाहिद, जयान, शहीर। बेटा समझ में आई है बात? Yes, sir. आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ ना अवैस, यही है जो तुम्हारा सारा रिवीजन बनेगा। तो बैकबोन कंटेन्स एटम्स अदर सर देन पक्का कार्बन। ये जी बेटा अवैस बोलो। सर मैं कह रहा था कि आज ही खत्म हो जाएगा ना हमारा ऑर्गेनिक सारा। बेटा बड़ा चैप्टर है ये, खत्म कर दूं मैं? खत्म कर देता हूँ। नहीं बाकी है अभी, कुछ चीजें बाकी हैं अभी। नहीं, टॉपिक ये लास्ट चल रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं नहीं सर, करें आप करें।
करेंगे ना मेरी जान, तो उतना ही आपको पता है फिर आप, और ये मुश्किल टॉपिक भी है यूजुअली, तो ऐसा नहीं है पेल ही दूं मैं, वरना जो रिकॉर्डिंग आप मेरी देखेंगे, जो दो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी, दोनों के अंदर मैंने एक ही गो में कराया, एक ही सेशन में कराया, लेकिन वो बच्चे मुख्तलिफ थे, समझ रहे हो, वो बच्चे थोड़े मुख्तलिफ थे, अच्छे बच्चे थे। जो आप रिकॉर्डिंग जाके सुनेंगे तो उसमें धड़ाधड़ बच्चे जवाब दे रहे हैं, धड़ाधड़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि हम अच्छे बच्चे नहीं है, हाँ जी, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि हम अच्छे बच्चे नहीं है। नहीं, मैं ये कह नहीं रहा, लेकिन आप समझ गए मेरी खाली बात से, ठीक है सर ना। अभी तो तो मैं मसला ये है कि बुरा आगे दौड़ पीछे छोड़ पे तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये हम फुल एंड फाइनल टच दे रहे हैं। अगर मैं भी वो जरा प्रोफेशनल टीचर्स की तरह वर्कशॉप ले लूं, तो वर्कशॉप में तो फिर एक दिन में पूरा सिलेबस ही करा देते हैं। तो हाँ आप वर्कशॉप नहीं देंगे। आपके चेहरों को देख भाई, अगर हम वर्कशॉप, असल में रिवीजन तो मैं बार बार कराता रहता हूँ टिल एग्जाम, लेकिन उसके अलग पैसे चार्ज नहीं करता, बस ये फर्क है ना, उसकी पब्लिसिटी करता हूँ कि सर आपको पैसे चाहिए आप पैसे लें, इतने मतलब क्या सर अभी, हाँ जी, सर आपको पैसे चाहिए आप पैसे ले लिया करें सर, मना नहीं है भाई, थोड़ी आप। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का दिया बहुत कुछ है, इतना भी प्रोफेशनलिज्म आया नहीं है, ना इतनी सेहत है, ना इतना वक्त है कि जनाब अली जो रिजल्ट देखते हैं आपको लावा केक दे जाऊं। मैंने जब रिवीजन स्टार्ट किया था क्या कहा था, अपने दोस्तों को कहें कि आके ले लें, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि जनाब अली वो आए और इतनी महंगे महंगे रजिस्ट्रेशन कराएं, नहीं, बस रिवीजन हम कर रहे हैं, करते रहेंगे टॉपिक्स का, ठीक है। बस बाहर खाली सुनना था चलो अभी। बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे चलते हैं बेटा, चलो बस डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। तो आपको आइडेंटिफिकेशन उम्मीद है कि सबको समझ में अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। भाई कोई कंफ्यूजन है आइडेंटिफिकेशन में, क्या तुम बता पाओगे अब्दुल्ला मोहम्मद, कोई भी स्ट्रक्चर को देख करके एडिशन का मोनोमर है या पॉलीमर है? यस सर। क्या आइडेंटिफिकेशन बताइए अयान अम्बल, क्या आइडेंटिफिकेशन सीखी हम लोगों ने बेटा जी? हाउ डू वी आइडेंटिफाई द मोनोमर ऑफ एडिशन? सर आइडेंटिफिकेशन अयान अम्बल से पूछ रहा हूँ, अयान से पूछ रहा हूँ जी। अतरुबा कुछ बोल रही है जी, बोले अतरुबा। सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर में कंडेंसेशन वाला पार्ट दोबारा बता दें। बेटा वो तो बहुत ही आसान है ना, मोनोमर तो बिल्कुल आसान है कि जिस मोनोमर में बच्चे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है वो एडिशन का है, और जिसमें नहीं आ रहा वो कंडेंसेशन का है। ये मैंने लिखा है ना, ये देखो यहाँ ऊपर मैंने ग्रीन से क्या लिखा हुआ है, मेरा पेन कहाँ चला गया भाई, हाँ ये देखो क्या मेंशन किया सर ने यहाँ, कि जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है वो एडिशन का मोनोमर है, और जिसमें नहीं आ रहा वो कंडेंसेशन का। इससे आसान तो क्या बात होगी। अब जैसे ये मैंने एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल में आपने क्या देखा कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं आ रहा तो यही तो शर्त है। ये बजाय इसके मैं ये बताता कि क्या क्या आ जाए, वो तो मुश्किल हो जाता। हमने इसको बिल्कुल ही अल्लाह के हुक्म से आसान कर दिया कि भाई आप सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो एडिशन का मोनोमर है, और जिसमें नहीं है, मसलन एक और एग्जांपल देख लीजिए। चले इस तरह भी आपके सिलेबस में आगे एग्जांपल्स हैं, तो मैं उस तरह की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इस तरह डब्बा बना हुआ है, और डब्बे की इस तरफ OH लिखा हुआ है, इस तरफ भी OH लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ ये एक मोनोमर है, अब बताइए एडिशन का मोनोमर है या कंडेंसेशन का? तो आप क्या देखोगे, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें क्या? नहीं सर। नहीं। हाँ ध्रुवा, नहीं दिख रहा ना, तो जब नहीं दिख रहा तो हमने क्या कहा, जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है वो कंडेंसेशन का मोनोमर। बात समझ में आ गई ध्रुवा आपको? जी आ गई समझ में। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरह पॉलीमर के लिए भी क्या बताया मैंने कि जिसकी ग्रोइंग चेन में सिर्फ कार्बन है वो एडिशन का पॉलीमर है, और जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया वो कंडेंसेशन का पॉलीमर है। फरिया पराशर क्लियर है? आगे जा रहा हूं बेटा मैं। फरिया पराशर की आवाज ही नहीं आती, 7 सेशंस में आती रेगुलर, लेकिन आवाज तुम्हारी कोई नहीं आती। फरिया। यस सर। भाई क्या हो गया तुम्हें, क्या गले में कुछ फंसा हुआ है? समझ में आ गया तुम्हें? नहीं आया? बच्ची जवाब तो दे दो। जी सर समझ आ गई है। चलो बेटा अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, और फिर क्या पढ़ेंगे, एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात भाई? पूरा लर्निंग आउटकम समझ में आ गया अवेश? कि पूरा एक खास पैटर्न है। हमने शुरू किया मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, मोनोमर पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होती है, एडिशन कंडेंसेशन क्या होती है, दोनों को कैसे देखकर समझते हैं, दोनों का मोनोमर पॉलीमर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आ गए एग्जांपल्स पर। तो पहले किसकी एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, बोलो? एडिशन पॉलीमर्स की। वैसे तो बुक में 3 एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें 3 से ज्यादा कराऊंगा क्योंकि पास पेपर में कभी कभी मनहूस एग्जांपल भी आ जाती है, और मेरे ख्याल में जो लल्लू लाल बच्चे हैं ना वो फिर उसमें फंस जाते हैं, और मुझे मेरा वो बच्चा फंसता हुआ नहीं चाहिए, बल्कि उसको करना आना चाहिए। वो अलग बात है कि मैं करा दूं उसके बाद भी तुम इतने बड़े गधे रहो कि फिर भी जाके ना करो, फिर अलग बात। ठीक है जी, तो आए शुरू करते हैं। पहले बुक की 3 एग्जांपल जो आपने करनी है। एडिशन पॉलीमर्स की एग्जांपल
एडिशन पॉलीमर्स की एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं बेटा। पहला रिएक्शन है, जो हेडिंग है ना, बस हेडिंग याद रखनी है, अंदर की बकवास तो वैसे ही याद हो जाएगी। पहला रिएक्शन है बेटा इथीन टू पॉलीथीन। पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ना है बच्चों? बोलो, 3 एग्जांपल Ethene to polythene. बोलने से आएगा, इथीन टू पॉलीथीन। उसके बाद आ जाओ दूसरा रिएक्शन, गैप दे के जगह लिख रहा हूं। दूसरा रिएक्शन है बेटा विनाइल क्लोराइड To PVC. टू To पॉलीविनाइल क्लोराइड। polyvinyl. To polyvinyl. वैसी भी एग्जांपल याद हो जाएंगी, ये 3 ही तो हैं। उसके बाद और आगे आ जाए तो आ जाता है बेटा थर्ड एग्जांपल, प्रोपीन टू पॉलीप्रोपीन। Polypropene. लेकिन मैंने आपको बताया कि हम इस तीनों में आपको जो पैटर्न सिखाएंगे ना बच्चे, असल वो सीखना है ताकि कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आप कर सकें। अब देखो इथीन हमें पता है क्या होता है, मैं डायरेक्ट उस फॉर्म में लिखूंगा नहीं जिस फॉर्म में बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। इथीन हमें क्या पता है, क्या होती है इथीन? CH2 डबल बॉन्ड Alkene. CH2, यस और नो? Yes. हाँ भाई अवेश, यही होती है ना इथीन। यस सर। देखो जब भी कोई पॉलीमर लिखने के लिए आएगा एडिशन में, जब भी, अब मुझे बताओ कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है तो एडिशन का मोनोमर है या नहीं है? बोलो भाई। Yes. है। अब मेरे बच्चे जब भी कोई रिएक्शन लिखने के लिए आ जाएगा तो आपने करना क्या है, मेरी बात गौर सुनो। जब इस फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है, क्या करना है? आपने डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको आपने लिख लिया यूं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को लिख लिया यूं। ट्रिक के साथ बता रहा हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन को यूं लिख लिया, लेफ्ट वाले को भी और राइट वाले को भी। गौर से देखते रहो। अब राइट वाले कार्बन को देखो, उस पर क्या लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को ऊपर लगा दो, एक हाइड्रोजन को नीचे लगा दो। इसी तरह लेफ्ट वाले पे भी क्या लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन, एक को ऊपर लगा दो, एक को नीचे। ये वाली फॉर्म तुमने क्रिएट करनी है, तुम्हें खुद क्रिएट करनी आनी चाहिए। इस तरह लिखा हुआ आ जाए जरूरी नहीं है। आपको एग्जामिनर क्या करता है, फंसाने के लिए इस फॉर्म में लिख के दे देता है और फिर आपसे होता नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैं मल्टीपल एग्जांपल समझाऊंगा। अब आपने जब इस तरह की एग्जांपल क्रिएट कर ली जिसमें डबल बॉन्ड को आपने सेंटर किया और ऊपर नीचे आइटम्स लगा लिए, अब n नंबर ऑफ, मेरे बच्चा जब n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, जब n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, तो मैंने इथीन की पॉलीमराइजेशन में भी ट्रिक बताई थी कि क्या करना होता है, पॉलीमर कैसे बनाना होता है। व्हाट वाज द ट्रिक, याद है किसी को? Double bond को हटाओ. मैंने बताया था जो, हटा के single वेरी bond. गुड, मोनोमर में इथीन के अंदर बता के आया हूं मैं, याद करना। वेस्ट पॉलीमराइजेशन मैंने कहा था जो मोनोमर है उसी को रीड्रॉ कर दो, डबल बॉन्ड हटा दो और कंटिन्यूटी 2 का लाइनें बना दो. निशान लगा दो, यस और नो? Yes. अवेश भाई याद आ रहा है कुछ? ये चीज हमने पढ़ी थी, एडिशन जी, सर। पॉलीमराइजेशन, और यही ट्रिक आपको दोबारा यहाँ बता रहे हैं। क्या कहा बेटा, नए और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उनके लिए बता रहा हूँ। क्या किया, मोनोमर को ही दोबारा रीड्रॉ कर देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे। अवेश, अली फरहान, माज ख्वाजा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। मोनोमर को रीड्रॉ कर दिया मैंने और क्या किया, कंटिन्यूटी का निशान लगा दिया, डबल बॉन्ड हटा दिया, ये बन गया ये था इथीन, और यहाँ n नंबर जो था उसको यहाँ लिख दिया। तो जो इथीन थे, n नंबर ऑफ इथीन थे, वो आपस में लिंक हो गए और ये बना लिया पॉलीथीन। ये हमारा इथीन है और वो पॉलीथीन है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेम पैटर्न को आगे रेप्लिकेट करते हैं। व्हाट इज विनाइल क्लोराइड? विनाइल क्लोराइड देखते हैं। विनाइल क्लोराइड होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब देखो इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या बताया सर ने, सबसे पहले क्या करो, कार्बन का डबल बॉन्ड बनाओ. डबल बॉन्डेड कार्बन बना लो। अवैस गौर से देखो, सारे बच्चों, अतरूबा गौर से देखो, रोमान गौर से देखो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना लिया आपने, एक ये वाला कार्बन, ये वाला। अब राइट वाले कार्बन को देखो, इस पे एक H है और एक क्या है, Cl। तो एक H Cl लगा दो और एक Cl लगा दो, ऊपर या नीचे मर्जी है, ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। Yes. इसी तरह लेफ्ट वाले पे क्या है, दोनों H है, तो ये दोनों H लगा दो। अब जब n नंबर ऑफ दिस मोनोमर इज कंबाइंड, अब पॉलीमर कैसे बनाएंगे, व्हाट वाज द ट्रिक? Carbon डबल बॉन्ड bond. हटा के मोनोमर को रीड्रॉ करना था, बोलो भाई, Yes, sir. आसान हो गया। मोनोमर बहुत को कंटिन्यूटी चेन बिल्कुल हलवा हो गया, और फिर कंटिन्यूटी चेन कैसे ब्रैकेट बना दिया और एन बना. इज दैट Sir, N लिखना लाजमी है नीचे? अगर यहाँ लिखा हुआ है तो लिखना लाजमी है जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी शहीद, क्लियर हो गई बात? एन की जगह पे कोई नंबर तो नहीं आ सकता ना? अगर नंबर आ गया तो वो लिख लेना, 10 लिखा हो तो 10 लिख देना। ओके. सर ये रिपीटिंग यूनिट को करता है, जी बेटा, जो N है ये रिपीटिंग यूनिट को हाँ रिप्रेजेंट जी करता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी।
असल में ठीक है सर, रिपीटिंग यूनिट मोनोमर ही होता है ना, बस डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है उसका। तो सर अगर वो कहे कि 2 रिपीटिंग यूनिट बनाओ तो फिर हम तो 2 बार बना दो ये उसको, ये एक 2 बार दफा बनाया, बना एक देंगे। बार और बना दो उसको। ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह प्रोपीन में देख लो बेटा। अब एस प्रोपीन में देखो, प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन। अब इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। क्या करना है, अतरूबा हेल्प करो मेरी, रोमान, कार्बन रीमा। के डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन का क्या बना लिया बेटा, डबल बॉन्ड। डबल अब बॉन्ड, लेफ्ट राइट वाले को देखो, उस पे क्या लगा हुआ है, ऊपर भी H, वो नीचे H, भी H। लेफ्ट वाले पे क्या है, एक H है और एक CH3 है। एक तरफ H लगा लो और एक तरफ CH3 लगा लो। yes n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिए हमने। क्या करना है, पॉलीमर कैसे दिखाना है, वही मोनोमर को दोबारा से रीड्रॉ रीड्रॉ कर कर। देना है। हाँ भाई मोहम्मद बिन खालिद, बात समझ में आ रही है बेटा। और यहाँ पर कंटिन्यूटी चेन। और यहाँ n लगा दो। अच्छा एक अजीब बात गौर करो, जो बुक की तीनों एग्जांपल है, देखो पहले वाले एग्जांपल में चारों तरफ हाइड्रोजन है, अवैस, अली फरहान, चारों तरफ क्या है, पहली एग्जांपल में हाइड्रोजन है, अब्दुल्ला शफाक, अब्दुल्ला मोहम्मद, हुरिया। फिर अगर आप अगली एग्जांपल बुक वाले Yes, देखें ना, sir. चार में से एक साइड पर क्लोरीन आ गया है, और फिर उसकी अगली एग्जांपल देखें तो चार में से एक साइड पर CH3 आ गया है। तो एग्जांपल भी काफी एक जैसी हैं। अब चूंकि तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया ना, तो अब मुझे बताइए बुक के बाहर की एग्जांपल भी आएगी तो कर लोगे। जैसे ये वाली एग्जांपल देखो, यस, ये बुक के बाहर क्या आ जाती है, इस तरह भी आ जाती है। ये एग्जांपल देखो, अब बच्चा रोने लगे, सर ये तो कराया नहीं था, सर ये तो सर रोना रोना। अब ये आ गया एग्जांपल, भाई मुश्किल ही नहीं है कोई, आपको तो सर ने पैटर्न बता दिया। क्या पैटर्न होगा, इसका मोनोमर क्रिएट कर, कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना है। अब राइट वाले कार्बन को देखो, इस पर एक एक H H लगा हुआ है और एक CH3 एक लगा हुआ है। CH3, इधर भी एक H लगा हुआ है और एक H क्या लगा हुआ है, CH3। CH3 ये वाला बन गया। अब क्या करना है भाई, सिंपल हो गया, रीड्रॉ करना है। उसी मोनोमर को रीड्रॉ कर देना है। क्या ख्याल है अब्दुल्ला मोहम्मद, कंचा क्लियर है बेटा? जियाद मलिक, सर यस क्लियर है। जी सर। रीड्रॉ करो, कंटिन्यूटी चेन बनाओ। अच्छा ये CH3 ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं कि आप घबरा जाएंगे, कंफ्यूज हैं, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया पॉलीमर। अच्छा एक और चलो मनहूस एग्जांपल ले लेते हैं। ये आ गया कंपाउंड, ओए होए, उई, क्या कंपाउंड आ गया देखो भाई, CCl F डबल बॉन्ड C2H5 CH3। ठीक है, ये तो A लेवल में चला गया मैं, लेकिन मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि अगर बात तुमने समझ ली है ना, तो तुम बात कर लोगे, अभी भी कर लोगे। क्या होगा भाई, क्या करना है भाई, कार्बन का आप डबल देखो, बॉन्ड, बच्चों कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो एडिशन करेगा कंडेंसेशन करेगा, अतरूबा रुमान, एडिशन और Addition. कंडेंसेशन, लाइबा एडिशन, एडिशन करेगा सर। कार्बन का डबल बॉन्ड है तो एडिशन ही होगी। चलो अब इसको क्या, ज़ाहिर हमने क्या सीखा था कि पैटर्न बनाना है। पैटर्न क्या है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ले लो। अब राइट वाले कार्बन को देखो, ये वाले को, इस पर एक C2H5 लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, तो एक तरफ CH3 लगा दो और एक तरफ C2H5 एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वैसे लगा दो। दूसरे लेफ्ट वाले कार्बन को देखो, उस पे एक Cl लगा हुआ है, एक F लगा हुआ है, तो ये Cl लगा दिया और ये F लगा दिया, N नंबर ले लिए। अब बताओ पॉलीमर कैसे बनाएंगे ज़ारा नदीम? रीड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करेंगे और डबल बॉन्ड हटा देंगे। बहुत मुश्किल है ना ज़ारा? नहीं सर, आसान कर दिया आपने। क्या बात भाई, अल्लाह ही करता है, हम तो नजरिया है सिर्फ। बस आप इतनी थोड़ी इज्जत कर लीजिएगा इसकी कि ग्रेड आ जाए इंशाल्लाह ताला। ये आ गया, इजी इजी पीजी हो गया। ठीक है, दैट्स हाउ। अब कोई एग्जांपल भी आ जाएगी एडिशन में तो आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि आपको पैटर्न सीखने को मिल गया है कि किस तरह से बनाना है। अच्छा जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि बाद में एग्जामिनर कहता है कि जो है ना वो रिपीट यूनिट 2 से ज्यादा बनाओ या 2 बनाओ। रिपीट यूनिट का मतलब क्या है, जो पॉलीमर है आप जान लो, इसमें ये मोनोमर ही बार बार रिपीट होते रहेंगे ना। इथीन से जब पॉलीथीन बन रही है तो यही वाली बला, ये जो बला है यही बार बार रिपीट होती रहेगी, यानी आगे इसके क्या होगा, यही चीज होगी, आगे इसके क्या होगा, यही चीज होगी। तो बाद में एग्जामिनर कहता है कि 2 रिपीट यूनिट बनाए। तो 2 रिपीट यूनिट बनाने का मतलब क्या है, मसलन इसी में कह देता है एग्जामिनर 2 रिपीट यूनिट बनाए, तो आप क्या करते, अल्लाह अकबर, आप 1 रिपीट यूनिट बनाया ये आपने, ठीक है, और इसके साथ एक और बना दिया दोबारा से, CH3 CH ये हो गए 2 रिपीट यूनिट आ गए। अगर एग्जामिनर कह दे कि 2 रिपीट यूनिट, क्या किया मैंने वेस्ट, इसी चीज को 2 बार ड्रॉ कर दिया है, 1 और 2, यस और नो? यस सर। अवैस मलिक पता नहीं, अवैस शायद इंतकाल फरमा गए जी। अब्दुल्ला अशफाक बात समझ में आ गई बेटा?
शकूर, Yes, जारा, sir. जियाद, जोहा, सर शाइना, Yes, sir. मायरा वागले। क्लियर है बेटा? गुड इनफ मेरे बच्चे। दैट्स ऑल फ्रॉम द एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर्स की एग्जांपल पूरी हो गई। हमने जो बुक वाली एग्जांपल है वो भी पढ़ ली, और उसके साथ साथ हमने जो है वो अदर दिन बुक भी आ जाएगी तब भी वो भी हमने पढ़ ली कि उसका क्या करना है। ठीक है? अच्छा, इसका यूजेज भी लिखने आ जाता है। पॉलीथीन का यूजेज क्या होता है? प्लास्टिक बैग है ना। पॉलीथीन कहाँ इस्तेमाल होती है? प्लास्टिक बैग्स में। यस और नो? Yes. और फिर उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी तो बहुत ही मशहूर है Pipes बनाने के लिए pipes. भाई। जितने भी तुम्हारे घर में सैनिटरी पाइपिंग हुई हुई है किसकी होती है? सारी PVC. पीवीसी सब पीवीसी की होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसका? पूरी जो पाइपिंग नेटवर्क है, पाइपिंग सिस्टम्स हैं, पाइपलाइंस, चाहे वो अंडर ग्राउंड हो या घर की सीवेज वाली हो, सैनिटरी हो, सारी। उसके बाद आ जाओ पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन कहाँ इस्तेमाल होती है? Plastic bottles. किसके अंदर? जी कम अगेन, बोले, दोबारा बोले। Plastic bottles. वेरी गुड। पॉलीप्रोपीन जो है मेरे बच्चा, जो प्लास्टिक पार्ट होते हैं ना किसी भी मशीनरी के, इक्विपमेंट्स के, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है? यूजुअली यूज टू मेक प्लास्टिक पार्ट्स फॉर मशीनरी। तो अगर आप एक बात पे गौर करो तो क्या ये तीनों ही प्लास्टिक की टाइप हैं? बोलो भाई। Yes. प्लास्टिक Yes. बैग्स, पाइपलाइंस, ये भी प्लास्टिक, और ये भी प्लास्टिक पार्ट्स ऑफ Plastic. मशीनरी। तो क्या ये तीनों एग्जांपल जो आपने एडिशन में पढ़ी हैं, क्या ये प्लास्टिक ही की टाइप्स हैं? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो मेरे बच्चा, अब बच्चे पहले क्या था, ये ना प्लास्टिक के नाम से नहीं थे इस तरह से। अब नया जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें क्या कहता है एग्जामिनर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कि आपको प्लास्टिक की टाइप्स पता होनी चाहिए। तो बेटा ये आ गई टाइप्स प्लास्टिक की।